हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक नई बुक पढ़ेंगे जिसका सब्जेक्ट कोड है MSO 004। ठीक है। और MPS वगैरह के जो चैप्टर्स हैं मैंने करा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। और भी मतलब प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला चैप्टर होने वाला है। ठीक है। भारत में समाजशास्त्र के बारे में आपकी बुक होगी, आपका सब्जेक्ट होगा भारत में समाजशास्त्र। उसका पहला चैप्टर है, हिंदी मीडियम के लिए होने वाला है। इंग्लिश के लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। पहले ही हम पढ़ने वाले हैं भारत में समाजशास्त्र आया कैसे, उसके बारे में। ठीक है। तो पूरा जो फोकस होगा हमारा उसी चीज़ को जानने में होगा कि भारत में जो समाजशास्त्र है वो आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई, क्या पहले से ही था या अंग्रेज़ों के आने के बाद आया। ठीक है। या यूरोप में पहले आया या भारत में पहले आया। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये हमारा टॉपिक आज का सिर्फ इतना ही है। चीज़ें और भी लिखी हुई हैं इसमें, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। आगे वाले चैप्टर्स में हम देख लेंगे। पर हमारा जो भी मेन फोकस रहेगा वो ये जानने पर रहेगा कि भारत में समाजशास्त्र आया तो आया कैसे, कब आया, ठीक है, कौन लेके आया, उसके बारे में। चैप्टर लंबा हो सकता है क्योंकि पहली वीडियो है, मुझे आपको कनेक्ट करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अगर जो बंदा या जो लड़का लड़की जो भी हो, आप बहुत ही जल्दी देखने वाले हो, कम समय में देखने वाले हो या स्किप करने वाले हो, तो पहले से पहले ही आप जो है स्किप कर सकते हैं और चले जाइए। कोई फ़ायदा नहीं देखने वाला। ठीक है। क्योंकि देखने का मतलब फिर आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं फिर बाद में आके समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन नहीं किया है सही से, या बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो नुक्स निकालने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो कैसे भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान से जो है मेरी जो बातें हैं उनको सुनना है आपको। एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार सुनना है। और कुछ बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मत पढ़िए, आपके लिए ये वीडियो नहीं बनी हुई है। ठीक है। तो वो लोग ना पढ़े प्लीज़। ठीक है। क्योंकि फिर आप बाद में कमेंट करोगे समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में कि समाजशास्त्र जो भारत में सामाजिक मानव विज्ञान से निकटता से जुड़ा हुआ है। देखो, इंडिया में जो समाजशास्त्र आया है ना, वो समाजशास्त्र के रूप में नहीं आया, वो मानव विज्ञान के रूप में आया है। ठीक है। सामाजिक मानव विज्ञान के रूप में इंडिया में समाजशास्त्र को लेके आए हैं। समाजशास्त्र इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं, और मानव विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है। ह्यूमन सोशियोलॉजी कह रहा हूँ, ह्यूमन सोशियोलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं, मानव समाजशास्त्र को। तो दोनों सब्जेक्ट जो है तो एक ही, लेकिन जो ह्यूमन सोशियोलॉजी है सिर्फ इसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो इंडिया में आपको ये देखने को मिलेगा, पहले जब आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे सोशियोलॉजी की इंडिया की, तो आपको ह्यूमनोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। इंसानों के बारे में जानने को मिलेगा। इंडिया के इतिहास में बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे हुए हैं जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में है, या एक पर्टिकुलर समाज के बारे में है, या एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में है ना। धर्म ग्रंथ बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, जैसे कि रामायण देखते हो आप, महाभारत देखते हो, उससे आपको एक अंदाज़ा होता है कि समाज पहले कैसा था, है ना। बेशक वो एक परिवार पे डिपेंड है, पूरा सब कुछ एक दो परिवार है बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उन दोनों पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी उससे हमें कुछ ये पता चलता है कि उस समय परिवार कैसे थे, जाति प्रथा थी या नहीं थी। तो एकलव्य का याद आता है हमें कि वहाँ पे एकलव्य है, मतलब कि जाति प्रथा वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। और रामायण में आप उससे पहले का जो ग्रंथ है रामायण, उसको पढ़ते हो तो उसके अंदर भी आपको समाज के बारे में पता चलता है कि हाँ, राम राज्य तो था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी शूद्रों के लिए बहुत ही गलत व्यवहार था उस समय भी। तो ये आपको पढ़ने को मिलता है। अगर आपने पूरी महाभारत रामायण देखी है ना, तो आपको पता होगा रामायण जो दिखाते हैं ना वो एक्चुअली में ऐसी नहीं है, उसमें कुछ फ़िल्टर्स किए जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअली वाली जो रामायण है वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो धर्म व्यवस्था है वहाँ पे भी सेम टू सेम थी। ठीक है। तो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं सभी कुछ। सोशियोलॉजी में आप ह्यूमन सोशियोलॉजी भी पढ़ते हो, आप आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में भी पढ़ते हो, लोगों के विचार भी पढ़ते हो, सिद्धांत भी पढ़ते हो, हर एक चीज़ इसमें आप पढ़ने को मिलती है। आपको यहाँ पे
इकोनॉमिक्स भी पढ़ने को मिलती है, आपको यहाँ पे इतिहास भी पढ़ने को मिलता है, थोड़ी सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो ये होता है सोशियोलॉजी, ठीक है। क्योंकि किसी समाज को जानने के लिए ना हमें वहाँ का हर एक चीज़ को समझना चाहिए, है ना। तो उसी को हम सोशियोलॉजी यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी हमें हर एक एक्सपेक्ट बताता है उस समाज के बारे में कि वहाँ पे एक्चुअली में था क्या, किस तरीके से लोग रहते थे, उनकी आर्थिक कंडीशन क्या थी, सामाजिक रूप से वो कैसे थे, ठीक है। हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमेशा से। सोशियोलॉजी आपने नहीं पढ़ी पहले तो कि हमारे इंडिया में ख़ास तौर पे व्यवस्था रही है तो कि दो लोग ही आपको मिलेंगे यहाँ पे। एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, उस पर हमेशा से पैसा है, ठीक है, करोड़पति आसामी है, शुरू से ही आपको मिलेगा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाना भी मुश्किल से खा पा रहा है। तो ये व्यवस्था इंडिया में रही है, यानी कि एक तो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक बहुत ज़्यादा अमीर है, एक शोषण कर रहा है, एक शोषित हो रहा है, ठीक है। जिसका शोषण हो रहा है वो गरीब है, जो शोषण कर रहा है वो अमीर है। तो ये हमेशा से आपको देखने को मिलेगा, जाति प्रथा वगैरह का सिस्टम, ठीक है। मध्य वर्ग उस समय नहीं थे, ठीक है, जब तक पूंजीवाद नहीं आया इंडिया में, जब तक मध्य वर्ग खत्म नहीं हुआ। तो ये आप याद रखना, ये हमें पढ़ने को मिलेगा आगे, अभी मैं बता रहा हूँ। विश्व के दूसरे हिस्से की तरह इस देश में भी अपेक्षाकृत ठीक ढंग से परिभाषित अध्ययन क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब कि भारत में भी, जैसे कि और देशों में आप पढ़ते हो, और देशों का जो आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो उनके बारे में, तो आपको कुछ परफेक्ट एग्जांपल्स या परफेक्ट फैक्ट नहीं मिलते, एविडेंस नहीं मिलते जो कि आप बता सको, कि प्रूव कर सको कि हाँ ये रियलिटी है, ये ऐसा होता ही होगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है उन समाजों में, जैसे कि हम यूरोप की बात करते हैं कि भाई जर्मन में या इन देशों में सबसे पहले समाजशास्त्र आया, तो ये खुद अंग्रेज़ लोग कहते हैं अपने लिए कि भाई हमने सबसे पहले समाजशास्त्र को गढ़ा है, पर इंडिया में सबसे पहले आया है, मैं आपको भी बताऊंगा पीछे। तो वहाँ पे जो अध्ययन है ना, इंडिया में जो अध्ययन है यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र को, वो अन्य देशों से एक अलग व्यवस्था रखता है। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक एविडेंस के रूप में नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास एक ऐसा फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है जो कि हमें सिद्ध कर सके कि इंडिया में जो समाजशास्त्र है वो पहले से ही आ चुका है। इतना परफेक्टली हमने वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं साइंस की, है ना, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप प्रूव कर सकते हो उसको, है ना। अब जैसे कि मैथ्स भी पढ़ते हैं हम, तो मैथ्स हमने पढ़ी जब बचपन में 10th क्लास में, 11th में, 12th में पढ़ी होगी आपने। जिसने कॉमर्स लिए तो वो 11th 12th में पढ़ा होगा उसने, बाकी 10th तक तो सबने पढ़ी होती है। तो वहाँ पे हम एक फार्मूला से जो है बहुत सारे सवालों को जो है हल कर देते हैं एक फार्मूले का यूज़ करके। लेकिन समाजशास्त्र में ऐसा नहीं होता है। समाजशास्त्र में आपको अलग अलग सवालों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग फैक्ट ढूंढने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। एक ही तरीके से जो समस्या है ना, अलग अलग वो सॉल्व नहीं हो सकती। हर एक चीज़ के लिए एक अलग मेथड, एक अलग तरीका, एक अलग उपाय आपको ढूंढना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो समाजशास्त्र में ये होता है। कोई फुल प्रूफ ऐसा तरीका नहीं है, कोई हमारे पास सूत्र नहीं है कि हम हर एक फॉर्मूले को हर जगह यूज़ कर पाए। इसी के लिए यहाँ पे समाजशास्त्र में दिक्कत ये है। और भी देशों में है, इंडिया में भी सेम है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। उसके बाद वे इस बात से सहमत हैं कि भारत में समाजशास्त्र पश्चिम समाजशास्त्र से प्रभावित है। तो अंग्रेज़ लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो समाजशास्त्र आया है ना, सोशियोलॉजी आई है, वो हमारे वजह से आई है, नहीं तो वहाँ पे आती भी नहीं। उन लोगों को तो पता भी नहीं है सोशियोलॉजी होता क्या है। तो ये उनकी धारणा है, ठीक है, ये अंग्रेज़ लोग बोलते हैं, हम नहीं। पाश्चात्य समाजशास्त्र के प्रभाव के पाश्चात्य समाजशास्त्र का प्रभाव है, अलग अलग ढंग से मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो मूल्यांकन है, यानी कि जो रिसर्च है, हम उसको करेंगे अब, ठीक है, कि भाई किस तरीके से इंडिया में आया, कब आया, ठीक है, अंग्रेज़ों की वजह से आया या उससे पहले ही आ गया था। तो मैं आपको यहाँ पे सिद्ध करूँगा कि आया, कब आया, किस तरीके से आया, अंग्रेज़ लेके आए हमारे देश में या पहले से ही था ये सब। तो सबसे पहला हमें इतिहास में झाँक के देखना पड़ेगा, है ना। सोशियोलॉजी है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको इतिहास भी पढ़ने को मिलता है। सिर्फ ये नहीं कि बस ऊपरी ऊपरी बात बोल दी, ख़त्म हो गया, जैसे मानव विज्ञान में होता है, नहीं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलती है। हर एक टॉपिक की जो भी आप पढ़ोगे ना, आपको इतिहास से लेके उसका जो वर्तमान है और जो भविष्य आने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है कि यार ये हो सकता है। सिद्धांत आपने पढ़े होंगे बहुत से लोगों के, दुर्खाइम के, कार्ल मार्क्स के, मैक्स वेबर के। वो फ्यूचर को भी साथ में लेके चलते हैं कि आने वाले सालों में, पीढ़ियों में क्या हो सकता है, ठीक है, इसकी क्या संभावना है। तो
जो सोशियोलॉजी है वो इसलिए इतनी बड़ी एक टॉपिक हो जाती है पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम इसको ऐतिहासिक रूप में देखेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्र मानवतावादी सामाजिक विज्ञान है। डेफिनेटली ये इंसान लेके आते हैं और मानवतावादी है, ये इससे निकल के ये बना हुआ है ना, पहले ये डायरेक्ट नहीं था। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, मैंने आपको बता दिया। साइंस भी है इसमें, मैथ्स भी है इसमें, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे किन्हीं विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में खास मानव समूहों के विशेष विचारों, आदर्शों, मूल्यों, महत्वाकांक्षाओं, समस्याओं और कठिन परिस्थितियों का अध्ययन या ध्यान करना या ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यानी कि जो समाजशास्त्र है वो हर एक टॉपिक का ध्यान रखता है, चाहे वो हो विचार हो, ठीक है, कोई खास आपकी थिंकिंग हो या आदर्श हो आपके, ठीक है, रीति रिवाज हो, संस्कृति हो, कल्चर हो, आपके मूल्य हो, महत्वाकांक्षाएँ हो, समस्याएं हो, उनका सल्यूशन हो। समाजशास्त्र में हर एक चीज़ आपको पढ़ने को मिलती है, आप इन सब चीज़ को पढ़ते हो। ये तो रहा समाजशास्त्र के बारे में बता रहा है, हमें ये नहीं पढ़ना है यहाँ पे, राइट। पर हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र का एक्चुअली में मतलब होता क्या है, हम इसमें पढ़ते क्या है। आप स्टूडेंट हो, MA कर रहे हो, तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। विभिन्न देशों में इसका विकास एक अलग तरीके से होता है। वहाँ के विशेष ऐतिहासिक अनुभवों, सांस्कृतिक स्वरूप का प्रभाव उस पर होता है। तो कहने का मतलब कि जो सोशियोलॉजी है वहाँ पे ना हर एक चीज़, हर एक डायमेंशन ये कवर करता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना 3D नहीं, ये 4D डायमेंशन कवर करता है। इसमें आपको उसका अगल बगल, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, हर एक पर्सपेक्टिव व्यू से आप जो है सोशियोलॉजी को पढ़ते हो। किसी समाज को अगर आपको पढ़ना है तो सोशियोलॉजी पढ़ लेना, आप उसके महारथी हो जाओगे। ठीक है, समाज को अगर किसी को पढ़ना है, आपको किसी विशेष समाज को भी पढ़ना है, तो उसका हर एक चीज़ आपको पता रहेगा। इसलिए जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता होती है। उनकी पॉलिटिक्स भी यहाँ पे आपको मिलती है पढ़ने को। सोशियोलॉजी में आप पॉलिटिक्स भी पढ़ पाते हो, इतिहास, पॉलिटिक्स, साइंस, मैथ, इकोनॉमी, ये सब आप इसके अंदर पढ़ते हो। भारत में तथ्यों पर ध्यान ना देने के कारण भारत में कोई भी समाजशास्त्र की भारतीय परंपरा के बारे में पर्याप्त प्रमाण के साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे एविडेंस की कमी है। आपको पूरा जो है हर एक चीज़, डायमेंशन नहीं मिलते हैं। किसी में आपको कुछ तो मिल जाएगा, जैसे कि कोई समाज के बारे में लिख रहा है तो वहाँ की सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही लिखेगा, कोई लिख रहा है तो वहाँ के इतिहास के बारे में लिखेगा, ठीक है, कोई लिख रहा है तो उसके वर्तमान के बारे में लिखेगा, कोई लिख रहा है तो उसके उसकी आर्थिक स्थिति है उसी के बारे में लिखेगा। ये दिक्कत रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मानव विज्ञान के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, इंडिया में करते थे, तो उसी के हिसाब से जो सब्जेक्ट है ना, मानव विज्ञान सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में बन के रह जाता है, लेकिन समाजशास्त्र बहुत ही ब्रॉड है, उसका जो एरिया है बहुत ही विस्तृत है, फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है हमेशा। इस संबंध में समाजशास्त्रियों के कार्यकलाप भौतिक विज्ञानियों, जीव विज्ञानियों और यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों से बहुत अलग नहीं है, ठीक है। और लेकिन समाजशास्त्रियों के पास चिंता का एक खास कारण है। मानव विज्ञान में एक तरफ आंकड़ों का संबंध और दूसरी तरफ संकल्पनाएं, विविधताएं और सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान से अलग होते हैं। जब कोई भारतीय भौतिक विज्ञानी कोई नियम बनाते हैं तो एंद्रे बैटली उस सिद्धांत को उस सामान्य नियम या सिद्धांत की तरह मानते हैं, जैसे कि साहा समीकरण या चंद्रशेखर सीमा की वे मानते हैं। वह मानते हैं कि भौतिक विज्ञानियों द्वारा न केवल भारत में वरन सभी जगह ऐसी ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो इंडिया के जितने भी सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना, समाजशास्त्री या मानव विज्ञानी या भौतिक विज्ञानी जो भी होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो, तो वो क्या करते हैं, वो ये ध्यान रख के चीज़ों को रेडी करते हैं कि वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है, उस जगह पर भी, आने वाले समय पे भी और हर जगह हमारी जो दी हुई थ्योरीज़ है उसको वो यूज़ कर सके लोग, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, अंग्रेज़ लोगों ने सब एक जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो उनको जला दिया है, या जो बाहर से राजा वगैरह आए थे, मुस्लिम्स आए थे, ठीक है, इन सबों ने क्या किया कि बहुत सारी किताबें जो है ना, हमारे ग्रंथ है वो जला दिए हैं। आपको पता है हिस्ट्री के बारे में, आपने काफ़ी पढ़ा है और बहुत ज़्यादा अभी भी आता रहता है। अभी तो बहुत ज़्यादा धर्म का चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो
ये सब चलते रहता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें आपके सामने आती है कि भाई जो बाहर के जो विदेशी जो आक्रामक हमारे देश में आए थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। वैसे ही अंग्रेज भी थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो गलत की इंडिया में आके। कुछ अच्छा भी किया और गलत भी किया, है ना। अच्छाई कम थी और जो गलत किया वो ज़्यादा था उसकी मात्रा में। प्राकृतिक विज्ञान में सामान्य उपकरणों के स्ट्रोक का उपयोग विवादास्पद नहीं होता, लेकिन मानव विज्ञान में ये विवादास्पद होता है। ये सब आपको भी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगा जिससे कि आप इस चैप्टर से, इस बुक से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो आप समझना कि यार ये आपने ये छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, ये भी पढ़ाओ। पहले आप समझो कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको चैप्टर का जो मेन मकसद है वो समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ भाई बहन, इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आपको ये चीज़ समझाने का। क्योंकि जो लैंग्वेज यूज़ की है ना इग्नू ने, वो बहुत ही बेकार किस्म की लैंग्वेज है। इसको बहुत ही आसान तरीके से भी हम लिख सकते थे, है ना। आप भी पढ़ के समझ पाए होंगे कि यार ये लैंग्वेज बहुत टफ है, मेरे बस की नहीं है समझना, बहुत ही मुश्किल है। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और कुछ को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था शुरू में, जब मैंने शुरू की थी पढ़ना, है ना। और जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं फर्स्ट बार बीएड कर रहा था, वो ग्रेजुएशन कर रहा था इग्नू से, तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी पढ़ने में। तो यहाँ पे क्या है, 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति के लिए क्रांति के लिए हुए आंदोलन में बौद्धिक क्रांति आकार लेने लगी थी। बौद्धिक क्रांति क्या होता है? बुद्धि, ठीक है, माइंड, क्रिएटिव माइंड, क्वेश्चन आंसर। इसको हम जागरण काल भी कहते हैं, है ना। इसको हम ज्ञानोदय काल भी कहते हैं। आपने कहीं ना कहीं शब्द सुना होगा ज्ञान उदय। ज्ञान उदय का मतलब होता है कि आपका जो क्रिएटिव माइंड है वो विकसित हो रहा है, आप सवाल करना शुरू कर रहे हो, आप सवाल कर पा रहे हो, उसी को हम बौद्धिक क्रांति कहते हैं। यानी कि लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू किए। पहले क्या था, लोग बहुत सीधे साधे थे, जो किसी ने कह दिया वो मान लिया। कह दिया कि भगवान आपसे रूठा हुआ है, आप ये कर लो, तो वो उसने कर लिया, है ना। आज लोग सवाल पूछते हैं कि भाई कैसे रूठ गया ठीक है। यानी कि कुछ लोग तो अभी भी हैं जो कि मानते हैं भगवान को, बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो आस्था एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें ना थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। ये लोग हमें पागल बनाते हैं, जो पंडित वगैरह हैं, है ना। तो इस तरीके से अपना पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं हम लोगों से, और ये हार्ड अर्न मनी होती है हमारी। ऐसे हमें नहीं देना चाहिए किसी को, है ना। ऐसे नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप किसी का भला कर दो, किसी का पेट भर दो, वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा 1789 में नवासी की फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ने जर्जर होती सामंतवादी व्यवस्था, ये आपको बता रहा है यूरोप के बारे में, ठीक है। तो ये हमें नहीं पढ़ना अभी, यूरोप में क्या हुआ कैसे हुआ वो बात की चीज़ है। पर आप ये समझ लो कि ये जो समय है ना, 400 से 1800 के बीच का समय है। इस समय के अंतराल के अंदर अंदर समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो निकल के आया, ठीक है। अंतराल के अंदर अंदर, मेरा ये मतलब ये नहीं कि सिर्फ 16 सदी से शुरू हो गया सब्जेक्ट निकल के आ गया। बहुत टाइम लगता है एक सब्जेक्ट को बनने में, उसका नाम आने में, है ना। उसके बारे में चर्चा होने में टाइम लगता है, हर एक चीज़ में समय लगता है। तो यहाँ पे भी समय लगा। 1800 सदी तक ये जो है, 19वीं सदी तक भी जो है, 18 भी नहीं, आप एक साल और प्लस कर दो, 19वीं सदी तक जाके जो है समाजशास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में निकल के आया। कहाँ पे? यूरोप कंट्री में, ठीक है। जर्मन में, फ्रांस वगैरह जो कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने बनाया और सब्जेक्ट के रूप में इसको निकाला है। इसको जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को सिखाया कि भाई समाजशास्त्र होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कितना एरिया कवर करता है ये आपको किस तरीके से ये हेल्प करेगा आपकी स्टडी पे, या क्या आपके समाज के बारे में ये क्या आपकी क्या हेल्प करेगा। तो ये सब सीखने में बताया उन जो टीचर्स थे जो उसको पढ़ा रहे थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये कैसे आपकी हेल्प करेगा, या इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब चीज़ें उन लोगों ने बताई अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को। तो वो यूरोप में आया। जब भारत में समाजशास्त्र आया तब औद्योगिक मध्यवर्ग विकसित नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इंडिया है ना, इंडिया में
हमेशा से आप पढ़ते हुए आ रहे हो हिस्ट्री में कि दो वर्ग आपको मिलते हैं। एक वर्ग है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, इसको हम रिच कर देते हैं, बहुत रिच अमीर जो है एक समुदाय है। दूसरा समुदाय आप पढ़ते हो पुअर, बहुत ही पुअर, वेरी पुअर, ठीक है, और रिच यानी कि वेरी रिच। इन दोनों में बस यही था इंडिया में, इसके अलावा और कुछ था ही नहीं। तो ये व्यवस्था जो है ना बहुत समय तक रही, मध्य युग तक जो है औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई तब तक भी जो है इंडिया में यही समय चलता रहा। गरीब तो बहुत गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, अमीर रहा हमेशा से। लेकिन जब हम बात करते हैं जर्मन की, ठीक है, जर्मन या फिर जो ये जो देश थे, यूरोपियन जो देश थे, इनमें ऐसा नहीं था। इसमें एक नया वर्ग निकल गया है जिसको हमने बोला मिडिल क्लास। लेकिन इंडिया में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला। हमारे इंडिया में लोग गरीब थे, गरीबी रहे, उनमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। यहाँ पे लोग मिडिल क्लास में एक नया जो है एक नया एक समूह निकल के आया। लेकिन इंडिया में नहीं हुआ कि भाई गरीब जो है वो एक अच्छी स्टेटस तक पहुँच जाए कि एटलीस्ट खाना तो टाइम पे खा पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था इंडिया में, ठीक है। जागरूकता की कमी थी, सीधी सी बात है ना। और फिर भारत में सामाजिक विचारों की विरासत, यहाँ पे क्या है, वास्तव में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक यथार्थ को दर्शाने वाले विचारों की एक समृद्ध विरासत है। तीसरी शब्दी बीसी, बीसी यानी कि जो समय चल रहा है ना उससे बहुत पहले। देखो आप बीसी समझ नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट जो हैं वो समझ नहीं पाते कि बीसी का मतलब क्या होता है। ईशा पूर्व कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में ईशा पूर्व, यानी कि एक टाइमलाइन होती है। देखो ये, ठीक है, ये ज़ीरो है, ठीक है, अभी हम 2024 में बैठे हैं, है ना, तो ये 2024 यहाँ पर है, लेकिन ये ज़ीरो यहाँ से लेकर 2024 तक ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि 100, 200, 300, 1000 और 2000 फिर 24। इससे पहले का जो समय है ना, जिसके बारे में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है या फिर हमें यहाँ से शुरू किया है हमने बस चीज़ों को कैलेंडर के रूप में लेना, उसको हम बीसी कहते हैं, ठीक है, ईशा पूर्व। यानी कि ये 30वीं यानी कि 300 ईसा पूर्व की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 300 ईसा पूर्व की बात कर रहा है कि इस समय जो है भारत से भारतीय समाज पर लिखित अभिलेख के रूप में टिप्पणियाँ मौजूद है, यानी कि इतनी पुरानी है। आपने अभी मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मन है, ब्रिटेन है, इनमें हमें जो सोशियोलॉजी पढ़ने को मिली वो मिली कब, 1400 से 1800 के आसपास में, है ना, यानी कि यहाँ पे मिली, इस वाले ड्यूरेशन में मिली हमें ना, 1400 से 1800 के आसपास में। और 19 भी मान लो आप इसको, मेन मान के चलो कि 19 तक एक डेवलपमेंट हुआ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का, उससे पहले नहीं था। लेकिन भारत में ये पहले से ही मौजूद था, सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, वो एक अलग चीज़ है कि सब्जेक्ट नहीं बना पाए हम लोग उस समय तक, लेकिन हाँ ये था इंडिया में। मानव विज्ञान के रूप में था, सामाजिक मानव विज्ञान के रूप में था। हमारे इंडिया में लोग टूरिस्ट के रूप में आए, उन्होंने हमारे इंडिया के लोगों के बारे में लिखा कि यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, इनका कल्चर ऐसा है। तो ये समाज ही तो है, हम सोशियोलॉजी तो पढ़ रहे हैं उस समय की, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहे, बस वो बात अलग है। भारत के पास 77 वर्ष पुरानी परंपरा है जो गर्मिक दार्शनिक ग्रंथों से मौजूद है। और यानी दार्शनिक मतलब जो पुराने जो लोग हैं, विद्वान हैं, जो बाहर से आए थे या इंडिया में थे, उनके द्वारा या ग्रंथों के द्वारा, जो हमारे इंडिया में जो ग्रंथ आप पढ़ते हो, ठीक है, महाभारत, रामायण और भी ग्रंथ हैं, चाणक्य वाली नीति जो है और बहुत सारी, उनके बारे में पढ़ते हो तो उससे भी आपको कुछ समाज के बारे में एक आइडिया होता है कि हाँ समाज में समस्या थी, उनको सोल्यूशन करने के लिए कुछ ग्रंथ लिखे गए होंगे कि भाई इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। चाणक्य की नीति आप पढ़ते हो तो वो बहुत पुरानी है, चाणक्य आज का थोड़ी ना है, ठीक है। इसमें मनुष्य और समाज की चर्चा है, मैंने आपको बता दिया। कई निश्चित धारणाएं मानव और समाज पर विचार विमर्श करने की भारतीय परंपरा को पर्याप्त रूप से समझने में बाधा उत्पन्न करती है। तो कहने का मतलब कि कुछ जो धारणाएं हैं वो प्रॉपर नहीं है। मैंने आपको बताया साइंस जो है, साइंस में आप मेथड यूज़ करते हो तो वो आपको प्रॉपर आंसर निकाल के देता है, लेकिन सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट अलग है, वहाँ पे समय बदलता है। देखो आज जो चल रहा है ना, जो आज जो व्यवस्था है वो आज के बाद 6 महीने बाद भी आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, सामान सब कुछ बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके घर, आपका रहने का तरीका, आप हर एक चीज़ बदल जाती है हमारी।
तो समाज तो डेफिनेटली बदलेगा ना, तेज़ी से स्पीड में बढ़ रहा है, आगे चल रहा है तो बदलेगा। तो इसीलिए जो एक आज हम जो धारणा लेके चलते हैं ना किसी चीज़ को लेके, वो बाद में जाके बदल जाती है कि भाई नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये सब में होता है। समाज है ये परिवर्तनशील है, ये बदल नहीं सकता। हाँ, साइंस जो है वो एक जैसी रह सकती है, साइंस में बदलाव नहीं आ सकते, है ना। पानी है तो वो सब जगह पानी एक जैसा ही तो रहेगा। आग है, आग आप हाथ रखोगे आग पे तो आपका हाथ जलेगा डेफिनेटली, वो सब जगह की आगों में ऐसे ही होगा, है ना। तो साइंस तो एक जैसी रहेगी ना, लेकिन जो विचार हैं, जो समाज है वो तो बदलता रहेगा। हम इंसान हैं, हम तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आते हैं अपने अंदर। पहले हम पहाड़ों में रहा करते होंगे, है ना, गुफाओं में रहते थे, होमोसिपियंस वाला समय था, लेकिन आज हम पक्के मकानों में रहते हैं, है ना। टीन सेंट जो लेंटर के मकानों में रहते हो आप। तो ये चीज़ें बदलती हैं, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका बदल जाता है, सोच का तरीका बदल जाता है, हमारा काम, सब कुछ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें बदलती है। तो एक जो विचार मैं आपको मैं आज बताऊँगा, या कुछ नया सिद्धांत लेके आऊँगा, तो वो कल शायद गलत हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। समाज है। उसके बाद सच तो यह है कि प्राचीन ग्रंथ, शास्त्र, अमृत स्मृतियाँ अपने दार्शनिक तत्वमीमांसात्मक विषय के बावजूद केवल सत्य की पारलौकिक वास्तविकता से संबंधित नहीं है, और वे समय की अस्तित्वपरकता, सच्चाई की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, हमारे इंडिया में ना बहुत से लोग चोर भी है, विद्वान जो थे ना, कुछ लोग चोर भी थे, जो कि एक समाज को बहुत ही अच्छा बताया करते होंगे और दूसरे समाज को बहुत ही नीचा। मनुस्मृति देख लो आप, ये भी तो ग्रंथ ही है ना एक। तो वर्ण व्यवस्था बताई हुई है उसमें कि एक समाज तो सर्वोत्तम है, एक समाज कुछ भी नहीं है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो चोर भी बहुत से लोग नहीं हैं हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बाहर के देशों से भी हैं, वो विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के उनको भी पता है कि यहाँ इंडिया में जो कुछ लोग हैं ना, वो इतने चोर है, इतने भ्रष्टाचारी है कि बस पूछो मत। ये भी दिक्कत है इंडिया में, जो हम लोग हैं ना, हमारी भी कमी है कि हमारा विश्वास नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि हम अपने समाज में मिलजुल के नहीं रहते हैं। तो बाहर के लोग क्या करेंगे हम पे विश्वास? हम अपने घर में थूकते हैं, अपने घर मतलब अपना देश। पान खाने वाले लोग देखो, गुटखा खाने वाले लोग देखो, जहाँ मिलेगा वहीं थूक देंगे, मना करते हैं। अपनी प्रॉपर्टी है यार, हमारे पैसों से बनी है, आप उस पर थूक रहे हो। मतलब आपसे गंदा लोग इंसान कौन हो सकता है? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गुटखा खाते हैं उनकी। एक दान है यार, उसमें थूकिए, है ना। वॉशरूम में जाइए, वहाँ थूकिए, पानी डालिए, उसमें साफ करिए, सही तरीके से उसको क्लीन करिए, इंसान बनो। इसके अतिरिक्त यह अक्सर भुला दिया जाता है कि प्राचीन सामाजिक विचारों का क्षेत्र और प्रकार बहुत विस्तृत थे। जैसे कि धर्मशास्त्र के अलावा इसने अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, वर्थशास्त्र, वैसा मतलब व्यापार, ठीक है, और वस्तुशास्त्र, निर्माण यानी कि जो उद्योग आप करते हो, आदि शास्त्र दिए हैं जो सांसारिक जीवन और सामाजिक सच्चाई से संबंधित है। यानी कि ये जितने भी विचार मैंने आपको बताए, ये जितने भी टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट हैं सारे, अर्थशास्त्र है, कामशास्त्र है, वर्थशास्त्र, वस्तुशास्त्र है, ये जितने भी है ना, ये सब टॉपिक्स हैं। ये इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स आपको कहीं कहीं मिलते हैं। तो ये क्या बताते हैं? समाज को सही करने का तरीका, समाज में जो समस्याएं हैं वो उसको बताएंगे, तभी तो आप उसको सोल्यूशन निकाल पाते हो। तभी तो ये बनी है कि भाई वस्तुशास्त्र की समस्याएं हैं, इंडिया में थी, तो ये एक समय हम बता पाएंगे कि भाई उस समय वस्तुशास्त्र की समस्या होंगी शायद, इसलिए ये सोल्यूशन निकाला गया उसके लिए। तो पता चलता है ना किस तरीके से। तो वही है। और ये जो है हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जैसे कि शोध प्रबंधों में एक राजा के लिए नियमित आधार पर अपनी प्रजा और पशुओं की गणना करने का आग्रह किया गया। यह चरक संहिता 8वीं शताब्दी BC यानी कि ईसा पूर्व में चिकित्सकों की सलाह दी गई कि जो लोग उनके पास स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, उनके मूल्य, रीति रिवाज, मानकों का ध्यान रखे। यानी कि कौटिल्य ने उस समय बता देता कि भाई समाज को किस तरीके से हम सही तरीके से वो चला सकते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ना, गांव के लिए ग्राम पंचायत बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसको एक व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए एक संस्था चाहिए, तो वो संस्था हमें ग्राम पंचायत देती है।
वही कौटिल्य के द्वारा हमने वहाँ से अडॉप्ट किया है, कि कौटिल्य ने भी उसके बारे में बताया था। जो ग्राम पंचायत आप सुनते हो ना, अगर गाँव में रहते हो तो आपको पता होगा ग्राम पंचायत के बारे में। शहरों में नगर पालिका होती है, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, तो ये उन्हीं के द्वारा दी गई है। ये जो व्यक्ति आप पढ़ रहे हो, ये कौटिल्य के द्वारा, इनसे हमने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली है इसकी चीज़ के लिए। ये कितना पुराना है आप सोचिए, 8वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 1701 से लेके 1800 तक के अंदर, ठीक है। ये ईशा पूर्व बात कर रहा हूँ मैं, BC, ईशा पूर्व। मैंने आपको बताया था 2000 तक, 2024 में बैठे हैं, उससे पहले 00 से पीछे का जो समय है उसको ये यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में। यानी कि कितना पुराना है हमारा ग्रंथ, हमारे विचार समाज को लेके, समाज के उत्थान के लिए। देखो, सोशियोलॉजी का मतलब तो यही है ना कि समाज में समस्याएं हैं उसको उजागर करना और उसका सलूशन निकालना, कि कैसे समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, इसका सलूशन कैसे निकल सकता है ना। इतिहास को समझ के, उसकी इकोनॉमी को समझ के, और जो भूगोल है उसको समझने के बाद हम चीज़ों को डिस्कशन निकाल पाते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि कैसे समाज के उत्थान के लिए हम सोच सकते हैं। सोशियोलॉजी का मतलब तो यही होता है यार, ठीक है, समझ लेना आप इसको। एक बार आप वीडियो और देख लेना, ठीक है, और चैप्टर पढ़ लेना एक बार, और आपको इजीली चीज़ें समझ में आने लगेगी। प्राचीन और अरबी फ़ारसी लेखों में समाज वृत्त, तो यहाँ पे 2 लोग हैं प्राचीन भारत में, हमारे देश में अरबी लोग और फ़ारसी लोग आए थे, ये लेखक थे। और इंडिया में जो लोग हैं, जो समाज है, इनके बारे में इन्होंने लिखा, कहीं कहीं समाजों के बारे में लिखा, और कहीं कहीं इन्होंने हमारे देश के जो राजा हैं उनके बारे में लिखा। तो कहीं देखो, हमें पता चलेगा ना कि भाई हमारे इंडिया में जो राजा है उनका एक कैसा रुतबा था, कैसे रहा करते थे वो, अपनी प्रजा को किस तरीके से चलाया करते थे, सोच क्या थी उनकी उनके प्रति। हाँ, कभी कभी झूठ बोलते होंगे, डेफिनेटली इंसान है वो, कि भाई नहीं, हम तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अपने लोगों के लिए, है ना। और इनको परमिशन भी देते थे राजा कि भाई आप जाके पूछ लिए प्रजा से कि भाई मैं कैसा हूँ। तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो हमें एटलीस्ट, हाँ, झूठ तो उसमें डेफिनेटली होगा, फिल्टर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कुछ समझ है हमको आएगी कि भाई समाज कैसा था उस समय, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा कि भाई 1000 सदी के आसपास में, जैसे कि ग्रीक है, रोमन है, और यूनानी है, यहूदी है, चीनी है, अरब है, तुर्की है, अफ़गानिस्तानी, फ़ारसी, ये लोग हमारे देश में लेखक के रूप में आए, यात्री के रूप में आए, और हमारे यहाँ का विवरण लिया कि कैसे लोग रहते हैं, क्या काम करते हैं, जीवन कैसे जीते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। और कह रहे हैं कि भारतीय समाज के ज़्यादातर प्राचीन लेख चंद्रगुप्त मौर्य समय देख लो आप के राज दरबार में आए ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज का अनुसरण करते हैं। मेगास्थनीज, ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, मुझे भी इतना नहीं पता इनके बारे में, पर बहुत नाम सुना है इनका, मेगास्थनीज, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपको सबको पता है, ठीक है। 3 चीनी यात्री, पहले का नाम फाहियान, दूसरे का नाम युआन चुआंग, तीसरे का नाम आई इत्सिंग। तो कुछ अजीब से नाम है, हाँ, चीनी लोग हैं तो ऐसे नाम तो आपको मिलेंगे ही, है ना। तो समय देख लो आप इनका, कि ये समय आए भारत में, और इन्होंने क्या किया, अपने समय में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया। तो देखो, अब थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा पाओगे ना कि बाहर से जो लोग आए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा बताया ही होगा इनके बारे में, है ना। कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा कि भाई हाँ, इंडिया के लोग ऐसे तो रहा करते होंगे, इनकी व्यवस्था ऐसी थी, या वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, जाति प्रथा, छूत अछूत, ये सब था। तो ये है, ऐसे ही और भी लोग हैं, अल बारिद बिरूनी, है ना, और बहुत से लेखक हैं जो इंडिया में आए हैं, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है मतलब हर चीज़ को पढ़ने का, आपको समझना है अभी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आगे भी आपको और चैप्टर मिलेंगे, 500 के आसपास, 500 से ऊपर शब्द उसका पन्नों का चैप्टर है, ये बुक है, ये आपको पढ़ने को मिलेगी। और फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन के समय में, ठीक है। देखो 3 समय में बांटा है मैंने आप इस चीज़ को। पहला मैंने आपको बता दिया प्राचीन के बारे में, ठीक है, कि भाई कौन कौन हमारे देश में आया, कैसे कैसे उसने विवरण दिया, है ना, कि भाई मानव विज्ञान के बारे में बताया, मानव के बारे में बताया, लोगों के बारे में बताया, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। अभी इतने डिटेल में हमने नहीं पढ़ा, पर हमने ये पढ़ लिया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था,
है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, एक्सप्लेन करूंगा, मैं करता हूँ एक्सप्लेन अपनी वीडियोज़ में सब कुछ। पर वीडियो नहीं देखते आप लोग, वो अलग बात है, पूरी नहीं देखते। अभी तक भी बहुत कम लोग होंगे जो कि बचे होंगे लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, पर देखा करो आप लोग, आपका फ़ायदा है इसमें। वीडियो लंबी हो जाए पर कोई बात नहीं, पर मैं ये नहीं चाहता कि इस चैप्टर को मैं टुकड़ों में बांट दूँ, फिर दिक्कत होती है, आप ढूंढ नहीं पाते, आपको फिर बोलते हो कि यार क्या टुकड़ों में बांट दिया, दिक्कतें आ रही है हमें। मैं बना दूँगा 10 मिनट की वीडियो, तो वो 10 वीडियो बन जाएगी पार्ट की, तो दिक्कत होगी उसमें, ठीक है, समझाने में, क्योंकि फिर मैं दोबारा से उस नया एक पार्ट बनाऊंगा, उसको कनेक्ट करूंगा दूसरे पार्ट से, तो दिक्कत आएगी उसमें। ब्रिटिश शासन के आगमन के समय क्या था कि जैसे कि गोपाल हल्दर जैसे मार्क्सवादी विद्वान भारत की अपेक्षाकृत स्थायी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की अनिवार्य विशेषताओं को रेखांकित करते हैं, जो ब्रिटिश समय तक कुछ कुछ परिवर्तनों के साथ चलती आई थी। ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी, ब्रिटिशर्स के बारे में बता रहा है, कुछ कुछ व्यवस्था थी कि भाई आर्थिक रूप से क्या था वहाँ पे कि कृषि थी, यांत्रिक कार्यप्रणाली में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन उस समय नहीं हुआ था। यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तब भी सेम चीज़ थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत। वस्त्र उद्योग करना सीख गए हम लोग, वो तो पहले से आता था हम लोगों को, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वस्त्र उद्योग हम लोग करते थे पहले से ही। उसके बाद सामाजिक जो है वो समाज था जैसा था वैसा ही रहा। हाँ, बात अलग है कि उन्होंने जो है जो स्कूल्स खोले, बेशक अपने बच्चों के लिए खोले, लेकिन उसमें सबको आने का मौका दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सबको मौका दिया वहाँ पे। ये चीज़ अच्छी थी। और विचार जो हैं लोगों के वो सेम रहे, कोई बदला नहीं, कुछ बदलाव नहीं आया उसमें। जो जैसा पहले सोचता था अब भी वो वैसा ही था। धर्म के लिए लोग पागल थे उस समय भी, और आज भी पागल है। भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति 3 प्रमुख पाश्चात्य दृष्टिकोण, इनको आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। 36 मिनट 37 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत बड़ी। ये आपको बताएगा, मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है सब कुछ, कि प्राच्यविद्यावादी, मिशनरी और प्रशासनिक, इन सबको अब तीनों को पढ़ लेना, ठीक है। आप इजीली आप इसको एक्सेस कर पाओगे। देखो ये येलो में जो है ये पहले का आंसर है, और जो ये ब्लू में है ये दूसरे वाला है, और ये ग्रीन में जो है ये है आपका तीसरा, ठीक है। तो मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, इनको मतलब हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है पढ़ाने लायक जो मैं आपको बताऊं, या टाइम वेस्ट हो जाएगा खामा में। कुछ और इसमें काम की चीज़ नहीं है। जो हमारा मेन टॉपिक था ना वो हमने पढ़ लिया है। एक टॉपिक और था कि स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या हालात हुए, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो इतनी बड़ी जो है बुक है, मतलब इतने ज़्यादा चैप्टर है इसमें, 16 पेज का ये चैप्टर है आपका। देखो समाजशास्त्र और स्वतंत्र भारत। अब बाद में हमने क्या किया कि 1910 और 50 के दौरान वृत्तिक रूप ले सके, और मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में केवल एक स्नातक अनुसंधान केंद्र था। यानी कि सबसे पहला आज़ादी के बाद इंडिया में मुंबई में सबसे पहले सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू किया गया, ठीक है। तो आप इसको, आपको सिर्फ ये याद रखना है इतना लास्ट तक। हमने 3 ड्यूरेशन में बांट दिया कि भाई प्राचीन क्या था, और जो अंग्रेज़ लोग आए तब क्या था, और उसके बाद क्या था, तीनों का हमने समझ लिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी, थोड़ा बहुत भी आपको ज्ञान मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।